Assalamualaikum students, I'm your facilitator Mehwish Imran, and today I'm going to talk about theories of second language acquisition. But before going into detail, there are a few terms which are very important to be understood. पहली term जो कि बहुत important है, it is called second language. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि second language और first language में क्या difference है, because these two terms are treated differently. जब हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि बच्चा अपने चाइल्डहुड में अपने एनवायरनमेंट से अनकॉन्शियसली विदाउट एनी एफर्ट सीख लेता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड लैंग्वेज, इट मीन्स इट इज़ दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ लर्न इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड सम एफर्ट्स दैट मस्ट बी कॉन्शियस वन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द लर्नर. अब हम बात करते हैं दूसरी टर्म की, दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन. देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन. लैंग्वेज जो कि L1 है या आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, एक बच्चा जब उसको बचपन में सीखता है तो उसको एक्वायर करता है, अनकॉन्शियसली उसको एक्वायर किया रहता है, जबकि लर्निंग जो है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ हैपन होती है. नाउ लेट्स टेक स्टार्ट इन अ प्रॉपर मैनर. Over the past 3 decades, a number of different theories of second language acquisition have been formed in an effort to provide explanations as to how language learning takes place, to identify the variable responsible for second language acquisition, and to offer guidance to second language teachers. बहुत टाइम से सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पर बात होती आ रही है. हमने देखा है बहुत सारी थेरीज आई हैं और बहुत सारी ऐसे हम कह सकते हैं कि स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जिनमें सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में डिफरेंट थेरीज पेश की गई हैं एंड दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव. Each theory accounts for language acquisition from a different perspective, so some criteria are needed in order to classify and evaluate each theory. जितनी भी theories आ चुकी हैं या आ रही हैं, इन सब के स्पेशल और स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं और हम लोग ये नहीं देख सकते, हम ये नहीं कह सकते कि एक थेरी जो है वो ही बात करती है जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे दूसरी थेरी बात करती है. सो वी कैन सी दैट लैंग्वेज एक्विजिशन थेरीज आर डिफरेंट एंड दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट थेरीज, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं या कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, जिन पर हमें बात कर लेनी चाहिए. मैकलॉक्लिन 1987 में इसने 2 क्राइटेरियाज बताए थे किसी भी थेरी के बारे में. वो पहला कहता है देयर शुड बी सम डेफिनेशनल एडिकेसी. That is, the concepts of a theory should be defined in such a way so that ambiguity and confusion are eliminated and different people can interpret them in the same way. एक थेरी जो कि पेश की जाती है, ठीक है, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो वेल डिफाइंड हो, उसकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और जब भी लोग उसको डिफ़ाइन करें तो वो उसको एक ही मैनर में डिफ़ाइन करें. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट एक्सप्लेनेटरी पावर. अब सिर्फ इसकी डेफिनेशन इज़ नॉट इनफ, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है कि ये है क्या. हम डिफ़ाइन तो एक डिस्क्रिप्टिव लेवल पर करते हैं कि ये इसमें क्या है, ठीक है, लेकिन वाई, जब हम वाई का आंसर करते हैं तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों है और क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इसको एक थेरी बनाते हैं और इसको दूसरी थेरी से डिफरेंट करते हैं. Today we are going to discuss theories of second language acquisition. Over the past 3 decades, studies in linguistics have focused on second language acquisition, investigating how a second language is acquired, describing different stages of development, and assessing whether second language acquisition follows a similar route to that of first language acquisition. यहाँ पर हमने 3 बातें की हैं. The first thing is that कि language acquisition जो है वो linguistic का part है, यानी लिंग्विस्टिक एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि स्टडी करता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम इसकी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस देखते हैं कि कैसे एक बच्चा जो है वो सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करता है और एक्वायर करता है. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि किस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज के वी कैन से दैट के पाथ पर, या हम उसको कह सकते हैं कि वे को अडॉप्ट करते हुए हम सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं. देयर आर 6 मेन theories
These are called the second language acquisition theories. The first theory is the monitor model. Second one is interlanguage theories. The third one is universal grammar theories. Fourth one is cognitive theories. Fifth one, multidimensional model. And the last one is acculturation of pigeonization theory. आज हम इस लेक्चर में पहली 3 थेरीज़ को कवर करेंगे और उसके बाद जो है वो 3 थेरीज़ जो हैं, लास्ट 3 थेरीज़ जो हैं, हम वो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द मॉनिटर मॉडल. Stephen Krashen model is one of the most influential and well-known theories of second language acquisition. स्टीफन ने अपनी थ्योरी 1970 में पेश की थी, ठीक है, और दैट इज़ अबाउट द थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड दैट हैड इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस फॉर लैंग्वेज टीचिंग. और ना सिर्फ इसने जो है वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात की थी, बल्कि इसने ऐसी इम्प्लीकेशंस के बारे में बात की थी, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात की थी जो कि हेल्पफुल थे फॉर लैंग्वेज टीचिंग में. Here are the 5 central hypotheses underlie the monitor model. क्राशन ने अपने मॉनिटर मॉडल में 5 हाइपोथेसिस पेश किए थे, जिसकी बेस पर इसकी थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा वेल स्टैब्लिश है और अभी तक इसको कंसिडर किया जाता है. द एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग हाइपोथेसिस. Acquisition is a subconscious process much like first language acquisition. एक्विजिशन की जब वो बात करता है, वो कहता है कि ये सब कॉन्शियस प्रोसेस है, इसमें कोई एफर्ट रिक्वायर नहीं होती. जैसे हम फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, इसी तरीके से हम जो है जब हम किसी भी चीज़ को एक्वायर करने लगते हैं तो हम सब कॉन्शियस के तौर पर या सब कॉन्शियस में इस चीज़ को करते हैं, हम इसको कॉन्शियसली नहीं सीखते. वाइल लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस रिलेटिंग इन टू नोइंग अबाउट लैंग्वेज. और जबकि क्राशन कहता है 1982 में कि जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो ये एक नोइंग अबाउट लैंग्वेज है, यानी कि हमें एक लैंग्वेज को रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लर्न करना पड़ता है, एक कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है. लेकिन जब हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो हमें किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती. उसका सेकेंड हाइपोथेसिस है द मॉनिटर हाइपोथेसिस. Language has the function of monitoring and editing the utterances produced through the acquisition process. मॉनिटरिंग, मॉनिटर से ही साफ क्लियर हो रहा है कि मॉनिटरिंग को वो किस तरीके से ले रहा है. वो कहता है कि लर्निंग है द फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग. जब लर्न होती है एक लैंग्वेज, ठीक है, तो मॉनिटरिंग होती है, एडिटिंग होती है, ठीक है, लर्निंग की यानी कि एडिटिंग और अटरेंसेस की यानी कि जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उनकी एडिटिंग होती है, फिर उनको मॉनिटरिंग किया जाता है, ठीक है. The third hypothesis is natural order hypothesis. There is a natural order of acquisition of second language rules. Some of them are early acquired and some are later acquired. क्राशन का ये मानना था कि जब भी हम सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो हम फर्स्ट लैंग्वेज की तरह ही एक्वायर करते हैं. हाँ, ये होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम पहले सीख लेते हैं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम बाद में सीखते हैं. The fourth hypothesis is input hypothesis. According to Krashen, receiving comprehensible input is the only way that can lead to the acquisition of a second language. Comprehensible input यानी कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेकेंड लैंग्वेज की एक्विजिशन में. इफ़ अ लर्नर्स लेवल इन अ स्कूल लैंग्वेज इज़ आई, he or she can move to I plus A level only by being exposed to comprehensible input containing I plus A1. कहता है अगर एक स्टूडेंट एक लेवल पर है, जब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि लेवल A पर है, ठीक है, तो लेवल B पर कैसे पहुंचेगा? वो लेवल बी पर तभी पहुंचेगा जब वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है, वो इनपुट को यानी कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा प्रॉपरली कम्प्रीहेंसिबल तौर पे चीज़ों को लेगा, ठीक है, पहले उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो एक लेवल आगे बढ़ जाएगा यानी कि ए से बी की तरफ चला जाएगा. द फिफ्थ वन इज कॉल्ड द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस. पिछले हाइपोथेसिस में जितने भी उसने बताए हैं, ठीक है, उसमें उसने लर्निंग की बात किया. Effective filter hypothesis, actually we can say that he has described here as a barrier in the we can say that in the way of acquisition, ठीक है. यहाँ पर बात करता है कि comprehensible input will not be fully utilized by the learners if there is a mental block. For example, the
अफेक्टिव फ़िल्टर जो है वो मेंटल ब्लॉक कर देता है, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि जब वो लर्निंग में बैरियर डालता है, ठीक है, और उसकी एक्विजिशन सही तौर पर नहीं हो पाती और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक हर्डल आ जाती है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. सो क्राशॉल थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन दीज 5 hypotheses. The next theory is interlanguage theories. The term interlanguage was first used by Slinker 1969 to describe the linguistic stage second language learners go through during the process of mastering the target language. स्लिनकर ने डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं और लिंग्विस्टिक स्टेजेस हैं ये सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स ये अडॉप्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मास्टरिंग द टारगेट लैंग्वेज. यानी कि हम कहते हैं कि पहले वो लेवल ए पर होते हैं, फिर वो लेवल बी पर जाते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं लेवल नहीं हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि स्टेज 1 पे होते हैं, फिर स्टेज 2 पे चले जाते हैं, फिर वो मजीद लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है. सो ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग. और पहली स्टेज जो है वो डेफिनेटली बेसिक लेवल की होगी और जो लास्ट स्टेज होगी वो मास्टर लेवल की होगी. द सेक्शन outlines the 3 main approaches to the description of interlanguage systems. According to Slinker, interlanguage is a temporary grammar which is systematic and composed of rules. These rules are the product of 5 main cognitive processes. स्लिंकर का ये मानना था कि टेम्परेरी लैंग्वेज होती है. इंटर लैंग्वेज क्या है एक्चुअली, जो उसकी थेरी है वो क्या है, वो कहता है कि एक सिस्टमैटिक और कंपोज रूल्स पर बेस्ड ग्रामर है जो कि टेम्परेरी है, जो कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है, और वो इन 5 कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर बेस करती है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ओवर जनरलाइजेशन. Some of the rules of the interlanguage systems may be the result of the overgeneralization of specific rules and features of the target language. जब हम बात करते हैं interlanguage की, ठीक है, it means that there are different languages, first language and second language. Let's suppose we talk about the first language, that is your, we can say L1, and your second language, that is your target language. अब वो कहता है overgeneralization can be happen on the basis of the first language. Why? Some of the rules of the interlanguage system may be the result of overgeneralization of specific rules and features of the target language. ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन लेते हैं और उन्हीं की बेस पर जनरलाइजेशन या ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि बाकी चीज़ें भी जो हैं वो इन द सेम मैनर जो है वो हैपन होती हैं. ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग. Some of the components of interlanguage system may result from transfer of specific elements via which the learner is taught the second language. Interlanguage system में ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट तभी होगा जब लर्नर जो है वो सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करेगा. सो द थर्ड वन इज दैट स्ट्रेटजीज ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग. Some of the rules in the learner's interlanguage may result from the application of language learning strategies as a tendency on the part of the learners to reduce their target language to a simpler system. वो कहता है एक लर्नर जिसके माइंड में ऑलरेडी एक लैंग्वेज एस्टैब्लिश है, ठीक है, जो कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है. अब वो कहता है मे रिजल्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज. अब वो क्या करता है कि उसने वो किस तरीके से सीखी थी, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज थी जिसकी बेस पर उसने सीखी थी. एज अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर टू रिड्यूस द टारगेट लैंग्वेज टू अ सिंपलर सिस्टम. अब वो क्या करता है, उन्हीं स्ट्रेटजीज के ज़रिए वो टारगेट लैंग्वेज को लर्न करता है. किस मैनर में, ईजी मैनर में, यानी कि क्योंकि उसकी ऑलरेडी दिमाग में एक लैंग्वेज चल रही, सॉरी ग्रामर मौजूद है, ठीक है, और उस ग्रामर को उसने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए सीखा हुआ है. तो क्या करता है कि उन स्ट्रेटजीज़ की बेस पर वो अपनी न्यू टारगेट लैंग्वेज को और उसके सिस्टम को मज़ीद ईजी मैनर में सीख लेता है, यानी कि उन स्ट्रेटजीज़ की मदद से वो उनको सीखता है. स्ट्रेटजीज़ ऑफ सेकेंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन. Interlanguage system rules may also be the result of strategies employed by the learners in their attempt to communicate with native speakers of the target language. Interlanguage system rules may also be the result of strategies employed by the learners. अब वो कहता है कि interlanguage systems जो हमारे माइंड में ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है,
वो क्या करते हैं, वो उसको यूटिलाइज करते हैं किसके साथ बोल के, नेटिव स्पीकर्स के साथ बोल के। जब वो नेटिव स्पीकर्स के साथ टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो उनकी लैंग्वेज जो है वो मज़ीद डिवेल्प हो जाती है। लैंग्वेज ट्रांसफ़र क्या है? सम ऑफ द रूल्स इन द इंटर लैंग्वेज सिस्टम में बी द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, वो फर्स्ट लैंग्वेज की बेस पर क्या करता है कि वो सेकेंड लैंग्वेज को एनालाइज करना शुरू करता है, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो फर्स्ट लैंग्वेज से ट्रांसफ़र करता है इन द एनालिसिस और इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड अप्रोच क्या है? अ डिफरेंट अप्रोच, द थ्योरी ऑफ इंटर लैंग्वेज वॉज एडॉप्टेड बाय एजमेन 1976 in his attempt to describe the nature of the interlanguage systems. एजमेन ने बात की थी interlanguage systems को, ठीक है, इसके बारे में, और he has defined the nature of the interlanguage system. Egeman argues that interlanguages are natural languages, but they are unique in that their grammar is permeable. कहता है कि इंटर लैंग्वेजेस ऐसी नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो उनकी ग्रामर जो है वो अंडरस्टूडेबल होती है। ही ऑल्सो डिफरेंशिएट्स बिटवीन द लर्निंग स्ट्रेटजीज दैट लर्नर एम्प्लॉय एंड द लिंग्विस्टिक रूल दैट आर क्रूशियली कंसर्न इन द एक्चुअल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज सिस्टम। इसके अलावा वो कहता है कि डिफरेंट लैंग्वेज स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, जो कि लर्नर्स यूज़ करते हैं जब वो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने लगते हैं। Egeman conclude that the description of these linguistic rules that will reveal the properties of learners' grammar should be the primary goal of linguistic research. वो इस पर फोकस करता है, अपने कंक्लूजन में कहता है कि इन लिंग्विस्टिक रूल्स पर बात करना ज़रूरी है जिसकी बेस पर एक लर्नर जो है वो ग्रामर को लर्न करता है। The third approach is about the description of interlanguage was initiated by Tarhon. She described interlanguage as a continuum of speech style. Actually focused on the speech styles. वो कहती है different speech styles होते हैं, the basic level, from the basic level till we can say that the most appropriate one. Learners shift between styles according to the amount of the attention they pay to the language form. अब ये डिफरेंस कैसे आएगा? अगर एक लर्नर बहुत ज़्यादा अटेंशन पे कर रहा है किसी भी स्टाइल की तरफ तो वो उस स्टाइल को ज़्यादा जल्दी सीख लेगा। फ्रॉम द सुपर ऑर्डिनेट स्टाइल इन विच अटेंशन इज मेनली फोकस्ड ऑन लैंग्वेज फॉर्म टू द वर्निकुलर लेवल और स्टाइल इन विच द लीस्ट अटेंशन इज पेड टू द लैंग्वेज फॉर्म। अब वो कहती है कि वर्निकुलर स्टाइल इज़ द लीस्ट वन, यानी कि ये सबसे बेसिक हम कह सकते हैं स्टेज है किसी भी स्टाइल को अडॉप्ट करने की। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ जो है वो लैंग्वेज फॉर्म पर फोकस किया जाता है, लेकिन अगर आप हायर लेवल पर जाना चाहते हो तो आपको मज़ीद अटेंशन पे करनी पड़ेगी। द न्यू टारगेट लैंग्वेज फॉर्म्स फर्स्ट अपेयर इन द मोर केयरफुल स्टाइल एंड प्रोग्रेसिवली मोर टुवर्ड्स द वर्निकुलर स्टाइल। वो कहता है कि टारगेट लैंग्वेज को अगर आप मज़ीद अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको मज़ीद केयर की ज़रूरत होगी। बेसिकली आपका स्टार्ट जो है वो वर्निकुलर स्टाइल से ही होगा, लेकिन डे बाय डे क्या होगा कि उसमें इंक्रीज़ आएगा, आप बेटर अपने स्टाइल को कर सकेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि आप टारगेट लैंग्वेज को अप्रोप्रिएट मैनर में सीख लेंगे। The systematic variability of interlanguage system is reflected to the variable effect which the different tasks and different linguistic contexts have on the learner's use of syntactic, phonological and morphological structures. वो कहती है ठीक है कि स्टाइल्स जो हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन इन स्टाइल में वेरिएबिलिटी कहाँ आती है? जहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जब लर्नर्स के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होंगे तो वो उस लैंग्वेज को डिफरेंटली सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पर उसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टाइल को सीखने के लिए, तो उसकी सिंटैक्टिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हैं वो ज़्यादा बेटर होंगे बानिस्बत एक ऐसे स्टूडेंट के जिनको ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं है और ही और शी है जस्ट बेसिक टाइप ऑफ आई कैन से लर्निंग, एंड द रीज़न इज़ दैट they don't have such type of equipments or we can say facilitations type of facilities at their homes. जब उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो उनके स्टाइल जो है वो जल्दी वेल डिवेल्प नहीं होंगे। अगर वो अपने स्टाइल मज़ीद डिवेल्प करना चाहते हैं तो दे हैव टू पुट मोर एफर्ट, दे हैव टू बी पुट मोर केयर इन लर्निंग ऑफ देयर टारगेट लैंग्वेज।
The next theory, that is the last theory for today's lecture, is the universal grammar theories. वो बेसिकली नॉम चॉम्स्की ने पेश की थी और ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द मेंटल ग्रामर. उसका ये मानना था कि ह्यूमन बीइंग जो हैं वो इनेट क्वालिटी के साथ पैदा होते हैं, ठीक है. उनके दिमाग में एक एलईडी डिवाइस होती है और जब एक बच्चा जो है वो एक ख़ास एज तक पहुंचता है तो ये एलईडी डिवाइस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है. और क्योंकि ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है तो वो बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट से जो भी उसकी नियर वन लैंग्वेज होती है वो उसको एक्वायर करना शुरू करता है, उसको लर्न करना शुरू कर देता है, लेकिन उसमें कोई एफर्ट रिक्वायर नहीं होती. और उसके साथ वो कहता है कि चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, ठीक है, एक बच्चा जो है अगर वो एक वेस्टर्न सोसाइटी में पैदा हुआ है तो वो वहाँ की लैंग्वेज सीख लेगा, और अगर वो ईस्टर्न सोसाइटी में पैदा हुआ है तो वो वहाँ की लैंग्वेज सीख लेगा. क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो एलईडी डिवाइस है उसमें एक प्रॉपर किस्म की एक ग्रामर है और वो ग्रामर यूनिवर्सल है. और ये यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि तमाम के तमाम बच्चे जो हैं वो उनके दिमाग में ये ग्रामर मौजूद होती है और इसी ग्रामर की बेस पर जो है वो कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हैं. दैट इज़ वाई ही हैज़ कॉल्ड दैट grammar the universal grammar. Universal grammar theories are based on Chomsky's claim that there are certain principles that form the basis on which knowledge of language develops. ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने क्लेम किया था कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसकी बेस पर जो है वो हम लोग लैंग्वेज को डेवलप करते हैं. These principles are biologically determined and specialized for language learning. चॉम्स्की ने ये क्लेम किया था कि ये ऑलरेडी बायोलॉजिकल होते हैं, इसमें एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, बिकॉज योर माइंड हैज़ दिस कैपेबिलिटी टू एक्टिवेट दिस डिवाइस. एंड जस्ट लाइक आई कैन से दैट अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ वॉकिंग ऑफ अ चाइल्ड, सेम इज़ द केस with learning a language. Originally, UG or universal theory did not concern itself with second language learning. It referred to the first language learner. अगर हम यूनिवर्सल थ्योरी को देखें तो बेसिकली इसका कोई भी कंसर्न नहीं है, इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग से. बट फिर भी कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्ट रहे हैं जिन्होंने जो है वो इसके प्रिंसिपल्स की बेस पर जो है वो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग की बात की है. इट्स प्रिंसिपल though were adopted by second language researchers and were applied in the field of second language acquisition. I have already discussed this point. UG was used in order to provide explanations for the existence of developmental sequences in interlanguage and to support the view of interlanguage as a natural language which is subject to the constraints of the universal grammar. जब हम UG की बात करते हैं तो बात यहाँ पर आती है कि किस तरीके से जो है वो एक लैंग्वेज जो है वो सीक्वेंस के साथ जो है वो डेवलप होती है किसी भी बच्चे के माइंड में. और वो ये कहता है कि एज अ नेचुरल लैंग्वेज इज सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर. वो कहते हैं सेम इज़ द केस विद द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, कि एक जो सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट लर्न करता है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को लर्न करता है. क्योंकि जब फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर होती है तो वो एक सीक्वेंस में होती है, और जब हम सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो वो भी एक सीक्वेंस में होती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ ग्रामर. सो यूनिवर्सल ग्रामर टॉक्स अबाउट this thing, and Hills has given this point of view in 1986. Another UG based theory, the creative construction theory, was suggested by Dewey and Bird in 1974. According to this theory, children engage in second language learning progressively reconstruct rules for the target language speech they hear, guided by the universal innate mechanisms which lead them to construct certain types of hypotheses about the system of the language they are acquiring, until the mismatch between they are exposed to and what they actually produce in resolved. ड्यूले एंड बर्ट ने 1974 में कहा कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक प्रोग्रेसिवली रिकन्स्ट्रक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन पर बेस करता है. जब हम किसी भी टारगेट लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूटी रहती है जो कि मुसलसल जारी रहता है. ये तब स्टॉप होता है जब हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग स्टॉप हो जाती है, यानी जब हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अंडरस्टैंड करना
या समझना बंद कर देते हैं या कोई बैरियर आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वहीं पर हमारी लर्निंग जो है सेकंड लैंग्वेज की वो स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिसमैच बिटवीन व्हाट दे आर एक्सपोज टू एंड व्हाट दे एक्चुअली प्रोड्यूस इज रिजॉल्व, ठीक है, क्योंकि कहा कुछ जा रहा होता है और हो कुछ रहा होता है, यानी कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ होते हैं और जब उसकी एप्लीकेशन देखी जाती है तो कुछ होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। इसलिए क्या होता है कि वो the child is unable to understand ये हो क्या रहा है। और the next thing is that the next theory is that the effect of the mother tongue in determining the magnitude of the second language learning task is reflected in the model of the learning process that Coder suggested। कोडर ने कहा था कि सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग जो है वो बेस करती है ऑन द इफेक्ट ऑफ द मदर टंग, कि मदर टंग का कितना इन्फ्लुएंस है इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। According to this model, the learner begins his/her learning task from a basic universal grammar, which gradually becomes more complex in response to the learner's exposure to target language data and the communicative needs she is faced with। कहता है जब भी एक लर्नर स्टार्ट करता है जो तो किस तरीके से स्टार्ट करता है, वो टारगेट लैंग्वेज की बेसिक से स्टार्ट करता है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टार्ट करता है, जो कि ग्रेजुअली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि लर्नर्स एक्सपोज टू टारगेट लैंग्वेज डेटा एंड द कम्युनिकेटिव नीड्स ही और शी इज़ फेस विद, यानी कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स। अगर वो उसको सही तौर पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वो एक लेवल या एक स्टेज ऊपर चले जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो उनकी ग्रामर है वो मज़ीद स्मूथ हो जाती है, मज़ीद हम कह सकते हैं कि डेवलप हो जाती है। So today we have discussed 3 type of theories, and these theories I have discussed with the reference of second language acquisition, and I hope that you have understood a little bit। और इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की 3 theories कवर करूँगी, and I hope that you have learned these theories। अल्लाह हाफ़िज़।